है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। और आज महासंग्राम 2024 में हमने दो खबरों को शामिल किया है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से और दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से, उसका रुख पहले कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पास हुआ। इस विधेयक के पास किए जाने पर पूरे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस कदम की सराहना की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की नीति लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को बहुत फायदा होगा। तो लोकसभा से ये विधेयक पास हो गया, ये बिल पास हो गया है और इस बिल का सभी ने स्वागत किया है। विपक्षी दलों की तरफ से इस बिल का समर्थन किया जा रहा है, खैर मकदम किया जाए। तो खास मेहमान हैं जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं आपसे कुछ देर में। दो खास मेहमान हैं जिनका तारुफ चलिए जल्दी से करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे इन दोनों खास मेहमानों से। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए ये विधेयक पास किया गया है। तो दो महिलाओं को इस चर्चा में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी, उनसे पूछना कि इस पर क्या उनकी राय है। पहली जो मेहमान है हमारी वो डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा हैं, जो कि चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एंड सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच मौजूद हैं। और अभी आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप दोनों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नम्रता साहिबा, शायद आपको आवाज मेरी पहुंच रही है। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। जो ये विधेयक पास किया गया है 33% आरक्षण देने का जम्मू कश्मीर की महिलाओं को, इसे जम्मू कश्मीर कांग्रेस किस तरह से देखती है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगी। देखिए सना जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, आज एक और जुमला उसने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ किया, उस आधी आबादी की साथ किया। देखिए जिस तरह से आरक्षण जो पास किया गया था पिछले दिनों लोकसभा के अंदर, जब नया पार्लियामेंट इन्होंने इनॉग्रेट करना था और उसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया और कहा कि महिला बिल को हम पारित करने जा रहे हैं। सब महिलाओं में एक किरण जागी कि हाँ, हमें आरक्षण जो हम पिछले 80 साल से 8 दशकों से मांग रहे हैं, शायद हमें देने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद, उसके बीच में जिस तरह से इन्होंने कहा कि उसके बाद जब जनगणना होगी उसके बाद ये बिल जो है वो सशक्त रूप से काम करेगा। आज जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल कल पास हो रहा था, पारित किया जा रहा था, उसमें महिला बिल का जब जिक्र आया कि ये भी जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया है। महिलाओं ने सोचा कि इस आरक्षण को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अभी डिलिमिटेशन हुई थी, तो हमें लगा शायद जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इनकी संवेदनाएं हो और शायद हमारी ये मानते हो कि इनको सशक्त करना जरूरी है। पर इस बात, अगर जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, फिर इसके लिए स्पेशल सत्र बुला के और स्पेशली इसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल में रख के क्या मजाक करने की जरूरत थी इस भारतीय? मेरा वही सवाल अगला आपसे यही होने वाला था कि एक बार तो उस डिबेट में भी आप, मुझे याद है कि आप मेरे साथ मौजूद थी पैनल में, जब प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त भी आपसे बातचीत हुई थी। और उसी जो कि कानून बनने की बात हुई, बिल पास होने की बात हुई कि 33% पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये अलग से जम्मू कश्मीर के लिए जो रिजर्वेशन दिए जाने की बात जो हुई है, इससे क्या समझती हैं आप? अलग से देने का क्या मतलब? बिल में इसका जिक्र करने अलग से इस 33% रिजर्वेशन, क्योंकि पहले ही सरकार ने कह दिया है कि इस हवाले से हम हाँ, तो फिर इसकी जरूरत जानते थे कि जब देश भर में लागू होगा तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ये जो मार्केटिंग वाली सरकार है, जो मार्केटिंग करने का एक अवसर नहीं छोड़ती, उसने ये भी नहीं सोचा कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। आधी आबादी जम्मू कश्मीर की नजर बनाए हुए है कि हमें शायद इसी असेंबली चुनावों में ये आरक्षण मिलेगा, लेकिन फिर निराशा की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है, आज फिर उनकी मानसिकता इससे दर्शाई गई कि देखिए
कि वो सरकार है, हमें भूलना नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके साथ, बच्चों से लौटूंगी आपके पास। नम्रता साहिबा से। बनी रही है। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। आपका इस्तकबाल, वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा सवाल सीधा यही है, और जो कि एक आम इंसान भी ये सवाल पूछ रहा है, जब पूरे देश के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होने की बात पहले कर दी गई है, वो भी संसद भवन से की गई है, तो अभी अलग तरीके से जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के हवाले से फैसला जो लिया गया है, इसके माने क्या निकाले जाएं? क्या समझाएंगे दरख्शा साहिबा? बिल्कुल कोई अलग माना नहीं। देखिए, इसमें कोई अलग से कोई अलग मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूटी हमारी बन गई है बाद में, और उस वक्त पौडीचेरी और यूटी को रखा गया था अलग रखा था अलग। इसमें इतना शायद नॉइज आ रहा है, ठीक है, वो टेक्निकलिटीज वो दूर कर ली जाएंगी। दरख्शा साहिबा, आपसे मेरा सीधे सर पर, आपने कहा कि इसमें कोई इसके माना नहीं है, इसके माने निकालने की जरूरत नहीं है। शायद अब चीजें ठीक हो गई होंगी, अभी आप बोलना शुरू करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी इस मुद्दे पर, दरख्शा साहिबा? दरख्शा साहिबा को आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, इसके चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नम्रता साहिबा, आपने कहा कि जुमले वाली सरकार है, ये समझाना आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। जब पूरे देश में इसे लागू करने की बात कही गई है, आरक्षण देने की बात कही गई है, तो ये अलग जो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो अलग तौर पर इसे पेश करके और पारित करके बात की जा रही है। नम्रता साहिबा, क्या कहेंगी? अलग तो यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक करने का और भद्दा मजाक करने का। ये वही सरकार है जिसने सारे सेफगार्ड्स जम्मू कश्मीर के लोगों से हटा दिए, मेरे बच्चे से उसकी नौकरी का हक छीन लिया, यहाँ की जमीनों का हक दूसरों को दे दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, हमारे डिग्रेड करके एक स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को यूटी बना दिया गया और विभाजन कर दिया गया उस स्टेट का। तो वो सरकार क्या किसी का भला करेगी और जम्मू कश्मीर की जनता का वो कब सोचेगी, जिसने आज तक नहीं सोचा। मेरा ये मानना है सना जी कि जिस तरह से आज एक भद्दा मजाक, और मुझे ये पेंडोरा बॉक्स कहते हुए कोई इसमें दोरा नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया और वो भी मरी हुई। देखिए, जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये लागू होना था तो जम्मू कश्मीर में भी होना था। हाँ। एक तो जनगणना जो 2011 के बाद जम्मू कश्मीर में था कि अब होने जा रही है, उसे होना चाहिए था, लेकिन उसे 2021 में वो तय था, लेकिन 2021 में सरकार ने उसे नहीं किया और आज 2023 तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब 2024 में जब पार्लियामेंट के चुनाव है, उसके बाद 2 साल तो इनको ऐसे ही लग जाएंगे। अब 2029 में भी ये हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं, या 2033 तक ये बात चली गई, वो भी पता नहीं। बिल्कुल, इस पे चर्चा हुई थी कि जनगणना होगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से रिपोर्ट चाहिए होगी, उसके बाद ये आरक्षण दिए जाने की बात हुई थी। फिर महिलाओं को कहीं ना कहीं मायूसी हुई थी, लेकिन इस जिम्न में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, चुनाव आयोग को एक तरह से निर्देश दिया गया कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, तो क्या ये माना जाए कि अगर ये कानून बन जाता तो क्या जम्मू कश्मीर में पहले महिलाओं को ये आरक्षण दिया जाएगा? इस हवाले से हम सवाल करेंगे, लेकिन दरख्शा साहिबा एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दरख्शा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी सही, क्लियर? जी, अगर मैंने अपनी बात मैं लौटूंगी, एक भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया तकनीकी खराबी के चलते। दरख्शा साहिबा, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। पूरे मुल्क में 33% रिजर्वेशन देने की बात पहले ही संसद भवन में की गई और ये कानून ये पारित भी हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। अभी दोबारा से जम्मू कश्मीर के लिए अलग से इस विधेयक को पारित किए जाने की बात सामने आई है, तो ये इसमें अलग मामला क्या है? क्योंकि पूरे मुल्क को अगर महिलाओं को मिल रहा होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल रहा होता, या फिर आप यहाँ पे केंद्र सरकार ये करना चाह रही है कि 2024 तक चुनाव होने की बात जम्मू कश्मीर में कही गई, तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं को पहले ये 33% रिजर्वेशन मिलेगा, क्या ऐसी बात है? ऐसा तो कहा गया नहीं है बिल में। आपने हाँ। सबने देखा कि पार्लियामेंट में जो बात आती है वो सबों के लिए पारित हो जाती है, खुद से उसका कोई भी माना निकालना शायद ठीक नहीं रहता है। अब जो अपोजिशंस में रहते हैं उनको तो कोई बात आनी चाहिए। आपने वो पहला जो संसद में पेश हुआ था उसमें पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नहीं था, ठीक है, इसीलिए
इस बिल को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को लाना पड़ा और नए सिरे से बात करनी पड़ी। सेम टू सेम वही है जो सारे कंट्री के लिए लागू एक हो सेकंड रहा नम्रता है, जी, हर एक के लिए लौटेंगे आपके लागू पास, हो प्लीज, रहा एक है। सेकंड लौटेंगे। हाँ, इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। ठीक है दरक्षा साहिबा, गो अहेड। सना जी, आई हैव टू गो एक्चुअली, आई हम हैव अनदर डिबेट। ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन में बात ये आती है कि कोई ना कोई बात उठाते हैं, अदरवाइज हमेशा बात की जाती थी संसद में, हमेशा गवर्नमेंट बात करती थी जब पहले से गवर्नमेंट्स थी, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में बिल लाए और उसको हतमी शक्ल दे। अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये पहले ही बता दिया था और उसको हतमी शक्ल दी, यानी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अब महिलाओं की जो बराबरी है वो संसद में भी होगी और हर एक जगह आप देखिए कि लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी और अपने केंद्र में भी होगी जहां पे वो स्टेट्स में है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते थे महिलाओं को पूरा हक देने नम्रता की, साहिबा आपका जवाब चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट दरक्षा साहिबा ये कह रही है कि जब पूरे देश के लिए 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हवाले से जब फैसला किया गया तो उसमें पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नहीं था। ये तो कहते हैं एक निशान एक विधान, तो फिर जम्मू कश्मीर अलग कैसे हो गया? और मैं पूछना चाहती हूँ दरक्षा दैबी साहबा से कि आप कहती हैं कि ये लाया गया था बिल, अगर इनको इस चीज की पूरी खबर हो तो राज्यसभा में ये बिल पारित किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, और इसकी शिल्पकार जो इस बिल की है, इस विचार के हैं, वो राजीव गांधी हैं और सोनिया जी हैं। और ये इससे आप लोग जुटला नहीं सकते कि तब इस बिल का सपोर्ट बीजेपी ने नहीं किया था लोकसभा के अंदर। तो आज ये दिखा रहे हैं, आज भी जो महिलाएं सक्रिय राजनीति के अंदर, चाहे वो पंचायत के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेशन के अंदर, चाहे वो डीडीसी बन के, चाहे वो बीडीसी बन के आगे आई है, तो वो नतीजा है कि राजीव गांधी जी की वो सूझबूझ थी और दूरदर्शिता थी कि आज महिलाएं सक्रिय राजनीति के अंदर अपना परचम लहरा रही हैं और अपना बुलंदी से अपनी बात रख पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज एक मजाक किया गया कि 2029 भी या 2033 का भी आरक्षण दिया जाएगा, इसका सपोर्ट करना चाहिए था कि अगर इस बिल को अभी पारित किया जाता और इसी आने वाली असेंबली में हमें दिया जाता, तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो इससे साफ दर्शाती है कि उनके कभी भी विचार महिलाओं को सशक्त करने का नहीं था। देखिए कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये कि जब एक विधान, एक निशान की आप बात करते हैं, एक मुल्क, एक कानून और एक तरह की सभी चीजें, तो फिर पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को क्यों अलग रखा गया था? ये आपसे सीधे तौर पर सवाल है, जब 33% रिजर्वेशन पूरे मुल्क में देने की बात की अलहदगी की बात ही नहीं है। हाँ। जो हमारे देश में जो कानून है वो एक है और जम्मू कश्मीर के लिए भी वही कानून है। ये हमें सबों को, और जो हमारी जो बोल रही है आपके सामने हमारी रेस्पेक्टेबल लेडी है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को खुद अलग रखा था। हमारी गवर्नमेंट ने एक विधान, एक प्रधान, ये सब जगह है और एक निशान ये हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। अब हम देश के हर एक कानून के साथ है और वही मामला जो लेडीज को दिया गया है, वीमेन्स रिजर्वेशन जो बिल पारित की गई, वो अब जम्मू कश्मीर में भी है और पुडुचेरी में भी है, मुल्क में हर जगह है। इसमें तो दो राय कहीं पे नहीं है। और अगर ये कानून अब खुद हम दोनों, आप भी एक लेडी है, और अगर हमें सम्मान दिया है मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, तो हमें इस पे खुश होना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए आज की गवर्नमेंट को कि वाकई कि उन्होंने जो कहा था कि हमें सम्मान देना है, हर मामले में एक लेडी को बराबरी का दर्जा देना है, वो तो हमने दिखा दिया और कर भी दिया। तो इसीलिए तो कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है दरक्षा साहिबा कि जब पूरे देश में महिलाओं के हवाले से इस फैसले को लिया जा रहा था 33% रिजर्वेशन देने का, तो उसमें पुडुचेरी और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। आप अब से कुछ देर पहले कह रही थी। तो आरोप यही है कि जब आप एक तरह समझते हैं, जम्मू कश्मीर को सिरमौर समझते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए फैसला उस वक्त क्यों नहीं लिया गया? और अगर अब लिया गया है तो क्या ये माना जाए कि 2024 तक 33% रिजर्वेशन असेंबली चुनाव में महिलाओं को मिलेगा?
इस हवाले से क्या कोशिशें होंगी? देखिए ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट फैसला करेगी और जो चीजें सामने आएंगी कानूनी तौर पे उसी में जब इलेक्शंस होंगे उसी वक्त ये पता चलेगा। लेकिन तब तक डिलिमिटेशन वगैरह जो इलेक्शन कमीशन ने करना है वो सारी चीजें अगर लागू हो जाती है तो उसमें ये फैसला गवर्नमेंट का रहता है, वो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो तमाम पेचोखम हैं, तमाम प्रोसेस हैं, उससे गुजर कर जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद इसका निफाज किया जाएगा। फिर ये होता है सामने ये बात आती है कि जनगणना की बात, सेंसस की बात, तो सेंसस तो 2011 के बाद हुई नहीं, डिलिमिटेशन के हवाले से भी फैसला हम जो प्रोसेस चल रहा है वो हम सबके सामने है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं, वो भी इस कदम का खैर मकदम कर रही हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये पूछ रही हैं क्या कोई टाइम फ्रेम है केंद्र सरकार के पास इस हवाले से, इसके कानून बन जाने के बाद इसे ज़मीन पर लागू करने की, महिलाएं इससे फ़ायदा उठा सके। जम्मू कश्मीर में 33% असेंबली में 33% रिजर्वेशन इन महिलाओं को मिल जाए, वो भी जल्द से जल्द। तो ये तो सवाल तो पूछे जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ टाइम फ्रेम के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए टाइम फ्रेम तो पहले ही पार्लियामेंट में दिया गया है और कहा गया है कि 2029 तक तो ये लागू हो जाएगा पूरे देश भर में, ये सबों के सामने है। और अब हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि पहली मर्तबा 75 सालों के बाद ये चीजें सामने आई है, जबकि सारे बातें करते थे, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी कि पूरे देश में कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनको बराबरी का हक देना है, वो सिर्फ स्लोगन्स होते थे। लेकिन कोई इसके लिए तैयार ही नहीं था। कोई सरकार जो हमसे पहले सरकारें आई उन्होंने तो इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम रखा, सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ही कहा बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, ये था उनका पहला नारा। और आज उसी नारे के साथ साथ आज आप देखते हैं हर एक कुर्सी पे, हर एक उस बड़ी चेयर पे एक लेडी बैठी है जहां कभी किसी ने सोचा नहीं था। यही उस फैसले का हमें खैर मकदम करना चाहिए कि अब उन पार्लियामेंट में भी और अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में और विधानसभाओं में भी आपको बराबरी में एक लेडी दिखेगी। और जो लॉ मेकर जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को बराबरी का हुकूक मिले, राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो, इस हवाले से आज फैसला किया गया। विधेयक बिल जो है पास कर दिया गया है, पास हो गया है लोकसभा से, अब राज्यसभा से इसे पास होना है। लेकिन टाइम कब ये लागू होगा, कब इसका फायदा मिलेगा, इसमें कई पेचोखम है, कई सवाल हैं। बहुत शुक्रिया दरख्शा साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर पहले नम्रता साहिबा जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। महासंग्राम 2024 में छोटे से ब्रेक के लिए दूसरी खबर के साथ जल्द लौटेंगे। कफ को जो करता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। महासंग्राम देख रहे हैं आप। दूसरा मुद्दा हिमाचल से जुड़ा हुआ है। महासंग्राम में आज हिमाचल में गारंटी को लागू करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को कठिन राजकोषीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आई आपदा की वजह से अभी हिमाचल प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ बढ़ा है। फिलहाल सुक्खू सरकार ने बीते सोमवार को कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। 10 गारंटियों के दम पर हिमाचल में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को छोड़कर बाकी के वादों को पूरा करने पर काम कर रही है। उनमें 5 लाख नौकरियां, पहले वर्ष में 1 लाख नौकरी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ता देने जैसे लोक लुभावन गारंटियां शामिल हैं, जिस पर भाजपा जो है हमलावर नजर आ रही है कि फेल हो गई 1 साल में सुक्खू सरकार। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश पर जब 10 गारंटियों के साथ आई सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में, वो इन 10 गारंटियों को कैसे पूरा कर पाएगी जब वित्तीय बोझ जो है वो 76,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। हमारे साथ रणबीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से बातचीत हम करेंगे। रणबीर, एक तरफ 10 गारंटियां हैं, उसमें से कुछ गारंटी ओपीएस की बहाली के हवाले से फैसले लिए गए, 1500 मासिक
1500 रुपये मासिक देना महिलाओं को लेकर, वो भी अभी कहीं ना कहीं लोग ऐसा माना जाए कि ठंडे बस्ते में या फिर उस पर काम चल रहा है। इसी तरीके से बिजली फ्री देने की बात जो सरकार ने कही थी और 7 और वादे किए थे, और ये वादे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ये है कि 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है अब तक। कैसे इन वादों को सरकार पूरा करेगी? वादे और सरकार कहां पर दिख रही है इन तमाम चीजों की बातें? जी हाँ, देखिए 1 साल जो है सुकून सरकार को हो गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जब भी हमने बात की है इन गारंटियों को लेकर, जो हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर, तो यहाँ दोनों की तरफ से एक ही दावा किया जाता है कि एक तरफ कर्ज की स्थिति है और दूसरी तरफ जो कर्मचारियों की देनदारी है। तो देनदारियों की ही अगर बात करें तो ये आंकड़ा 92,000 करोड़ के ऊपर ये चला जाता है। अगर हिमाचल के बजट को अगर हम देखें तो उसमें हिमाचल के बजट को मान लीजिए 100 रुपए रखा गया है, तो उसमें 38 रुपए तो वेतन और पेंशन में चला जाता है। उसमें 43 रुपए जो है आपके वो विकास कार्यों के लिए बचते हैं, और उसमें 7 से 8 रुपए तक की जो राशि है वो तो आपने जो कर्ज लिया है उसी के ब्याज को अदा करने में लग जाती है। कई बार स्थिति ये हो जाती थी, पूर्व सरकार के समय में भी हमने देखा कि कर्ज का जो ब्याज देना होता था उसके लिए भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ता था। और यहाँ हिमाचल की स्थिति ये है कि राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब ओपीएस लागू किया गया, एक ग्रांट आती थी राज्य सरकार को 1780 करोड़ की, उसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, और जो कर्ज लेने की सीमा थी उसे घटा दिया गया है, और केवल अब कर्ज जो है राज्य सरकार केवल 1 साल के भीतर 1 वित्तीय वर्ष में 6600 करोड़ तक ही कर्ज ले सकती है। तो स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री से जब जब बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति की हिमाचल को मजबूत किया जाएगा। कुछ एक ऐसे जो है फैसले राज्य सरकार ने लिए जिससे आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री आज भी दुबई के लिए रवाना हुए हैं, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि निवेश वहां से लाया जाएगा, खासकर पर्यटन एक जो है प्राथमिकता है, उसमें कोशिश ये की जाए कि निवेश हिमाचल में आए तो उससे राज्य की आय भी होगी, और जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है उसको भी हल कुछ हद तक किया जा सके। जहां तक गारंटियों की बात है, देखिए सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था धर्मशाला में। मुख्यमंत्री ने वहां पर भी ऐलान किया कि आने वाले इस 1 साल के भीतर 3 और गारंटी राज्य सरकार पूरी करेगी, जिसमें लाहौल स्पीति की सारी महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से उन्होंने कहा है कि गारंटी जो है पूरी की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि जो वाटर सेस लगाया गया था, लेकिन उस पर भी कानूनी अड़चने जो है अभी नजर आ रही है कि राज्य सरकार को अच्छी खासी आय उसमें होनी थी, और जो आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, उद्योग नीति में बदलाव किए गए हैं ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार की तरफ से दावा तो यही किया जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएंगे, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, और 4 साल के भीतर इन छोटे छोटे कदमों के माध्यम से राज्य सरकार आत्मनिर्भर हो जाएगी, कम से कम ऐसी स्थिति में आ जाएगी जिसके लिए पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बातें जो है राज्य सरकार के मुखिया की तरफ से 1 साल का कार्यकाल सुखू सरकार ने पिछले दिनों ही कंप्लीट किया, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले आपने किया, और संवाद सीधे तौर पर जनता से करने की बात कही गई, और जश्न के तौर पर भी इस कार्यक्रम को देखा गया जो 11 दिसंबर को सुखू सरकार ने आयोजित किया था। इस बीच जनता से संवाद की बात जब की गई है तो जनता 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखती है? क्या जनता को भरोसा है कि उनसे जो गारंटियों के हवाले से वादा किया था वो कर्ज सहित मुक्ति कैसे होगी कर्ज से वो नहीं मालूम, लेकिन कर्ज एक तरफ सरकार पर बोझ है कर्ज का, तो क्या जनता पुरुम्मीद है कि ये तमाम वादे उनके पूरे हो जाएंगे? कितने मार्क्स देते हुए दिख रही है जनता सुखू सरकार के 1 साल के कार्यकाल को? क्या लगता है उनको कि अगली गारंटियां पूरी हो पाएंगी? देखिए, जिन भी लोगों से हमने बात की है, चाहे वो ऑन कैमरा की है चाहे ऑफ कैमरा की है, अधिकतर लोगों
से यही सुनने को मिला है कि अभी फिलहाल जो है 1 ही साल हुआ है। हिमाचल की जो आर्थिकी है उसको वो सबके सामने है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि रिच पीपल पुअर स्टेट, ये हिमाचल की स्थिति है। हिमाचल के लोग अमीर जरूर हैं, हिमाचल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की औसत से कहीं ज्यादा है। तो इस लिहाज से जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो अभी ज्यादातर लोग जो है साइलेंट नजर आते हैं। लेकिन कुछ का ये कहना है कि अभी 1 साल हुआ है, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार जो विजन रखना चाहती है या जो कोशिशें की जा रही है, हालांकि मुमकिन जो है इतना आसान नहीं है कि जितने वायदे राज्य कांग्रेस ने जब चुनावों में कांग्रेस थी तो उस वक्त जो वायदे किए गए थे, अभी मुमकिन तो नहीं है कि उनको एकदम से पूरा किया जाए। लेकिन कोशिशें यहाँ पर की जा रही है, दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल की जनता, ये माना जाता है कि देश में सबसे समझदार राज्यों में से एक हिमाचल की जनता आती है। तो आंकलन सरकार को समझ रही है जनता, लेकिन सवाल सरकार से ये कि कहां से लाएगी सरकार इतना पैसा? जो गारंटियां की गई हैं सरकार की तरफ से उसे कैसे पूरा करेगी सुक्खू सरकार? क्योंकि ऑलरेडी उन पर 76,000 करोड़ का कर्ज है, तो कैसे पूरी होंगी ये तमाम गारंटियां? कहां से आएगा पैसा? ये सवाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज के लिए 2024 महासंग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश